नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी शाश्वती। पारिवारिक रिश्ते, बंधन और हालात इतने विषम, तंग और निर्मम हो सकते हैं, इसका आभास पहले कभी नहीं हुआ था। सभी कुछ एक अच्छे, सुखद परिवार की तरह सरलता से चला आ रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि जो संवाद और संपर्क, जो लगाव और कंसर्न हमें रिश्तों को जीने की बेहतर समझ देते हैं, वही परिवार के लिए चिंता या परेशानी का सबब कैसे बन सकते हैं। मैं दुनिया के लिए अब तक एक संतुष्ट सफल व्यक्ति, अच्छे परिवार का मुखिया, एक अच्छा पति और पिता था। मैं स्वयं भी गर्वित था कि एक कर्तव्यपरायण पत्नी, दो अच्छे और सेटल्ड बच्चों का पिता हूँ। यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी के डीन की हैसियत से शहर भर में प्रतिष्ठा है। छात्रों में सम्माननीय हूँ। साहित्य जगत में भी मेरा नाम विशिष्ट तौर पर लिया जाता है। अब अचानक परिवार के बीच एक संदिग्ध व्यक्ति कैसे बनकर रह गया। अपने सारी दुनिया भर के तनावों के बीच मेरे लिए अपनी एक पुरानी शिष्या शाश्वती की आत्मीयता, मित्रता की एक अलग अहमियत ही तो है बस। ऐसा नहीं कि किसी से भी कुछ छिपा था। इस सहज रिश्ते में छिपाने जैसा कुछ नहीं था। वह शिष्या थी, मैं गुरु, और यह संबंध सदैव अपनी मर्यादाओं में रहा। खैर, तकलीफ की बात यह है कि आज अचानक सबने आपको न समझने की ठान ली है। अब उन्हें मेरा कोई आचरण आश्वस्त नहीं कर पाता है, और न ही अब इस विषय पर सहज संवाद ही बाकी रह जाता है। अविश्वास, संदेह और अकल्पनीय आशंकाओं की जद्दोजहद में भीतर ही भीतर क्या कुछ टूटता बिखरता रहता है। इसकी न कोई आवाज होती है, न ही किसी को इसका एहसास। अपने इन सारे तनाव और तकलीफों के बावजूद मेरे लिए इस आत्मीयता और मित्रता की एक अलग अहमियत है, और मैं इसकी कद्र करता हूँ। यह भी कामना करता हूँ कि यह सजीव बनी रहे। इसी अंतरंगता में जारी मेरे और शाश्वती के बीच जारी संवाद और साहचर्य ने मुझे स्त्री के अंतरंग को जानने और समझने की बेहतर समझ दी है। मुझे संवेदनशील और तरल बनाया है, पारदर्शी भी। मेरे बाद के लेखन में, उपन्यासों, कहानियों और समीक्षा के स्वर और संवेदना में आए बदलावों में इसे सहज ही देखा जा सकता है। रहने दीजिए, आप भी कहाँ समझेंगे। समझने के लिए आपको मेरे साथ बहुत पीछे लौटना होगा। करीब 10 साल पहले की बात है। मैं यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर था। तब दिल्ली से उसके पिता का ट्रांसफ़र यहाँ होने पर शाश्वती को हमारी यूनिवर्सिटी में एमफिल हिंदी में एडमिशन लेना पड़ा था। वही दिल्ली वाली स्वच्छंदता लिए वह लड़की मध्य प्रदेश के मध्यम दर्जे के इस शहर में आई थी। हमारा कॉलेज एक सुगबुगाहट से भर गया था। उसका स्वच्छंद पहनावा और अलग थलग व्यवहार स्टाफ रूम में भी चर्चा की वजह बन गया। मैं भी चौंका था जब पहली बार क्लास में गया था तो 10-15 स्टूडेंट्स की क्लास में वह अलग से बैठी थी। धधकता गोरा रंग, तीखी नाक, सुर्ख होठ और विद्रोह से भरी आंखें, बेतरतीबी से बंधे बालों में से कुछ लटें चेहरे पर लटक आई थीं। जीन्स और ढीले प्रिंटेड कुर्ते में हिंदी की कक्षा में सच में वह आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। सब उससे बात करने से कतरा रहे थे। उसकी भी क्या गलती। जेएनयू के उन्मुक्त परिवेश से आई थी वह। वहां तो सभी ऐसे ही रहते होंगे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ दिनों बाद पाठ्यक्रम के तहत कुछ साहित्यिक सेमिनार्स हुए तो उसकी बुद्धिमत्ता का कायल हुए बिना रह न सका। हर विषय पर अधिकार से बोलना, साहित्यिक गतिविधियों में हमेशा पुरस्कृत होना। कॉलेज की पत्रिका का संपादन करते हुए उसकी कविताएं पढ़ी, तब वे कच्चे दुधिया दानों सी मीठी और आदर्श दुनिया के स्वप्नों से भ्रमित सी थी। उसके पिता रेलवे के बड़े अधिकारी थे। बिन माँ की उस बच्ची पर ममता हो आती थी मुझे। मैंने सदा ही उसे प्रोत्साहन दिया और वह मेरे प्रिय छात्रों में से एक थी। खाली होने पर वह मुझसे उसके और मेरे पढ़े गए देशी विदेशी लेखकों की कृतियों पर चर्चा करना पसंद करती थी। कुछ समय में मेरे हल्के से संकेत करने पर उसने यूनिवर्सिटी माहौल के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया।
जब वह पहली बार सफेद सिल्क का सलवार कुर्ता और लाल बांधनी की चुन्नी पहनकर आई तो सीधे मेरे पास आई लाइब्रेरी में। मुखर उत्साह और मुस्कान के साथ वह मेरी प्रतिक्रिया के लिए खड़ी रही। मोहक तो वह थी ही, पारंपरिक पोशाक में बहुत अच्छी लग रही थी, पर मैंने उसे कुछ कहा नहीं तो मायूस हो गई। मेरी आदत में ही शुमार नहीं था छात्रों को कोई व्यक्तिगत बात कहना। मैं तब देश की साहित्यिक गतिविधियों में जमकर हिस्सा लेता था, स्वयं लेखक था और आलोचना मेरा प्रिय विषय था। मेरी बाकी छात्रों को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वहीं शाश्वती अक्सर पत्र पत्रिकाओं में मेरा लेखन पढ़ खुश हो जाया करती थी और एक चर्चित व्यक्ति की छात्रा होने का थ्रिल महसूस करती। एमफिल में उसने सर्वाधिक अंक पाए। पीएचडी करने के लिए उसने अपने मार्गदर्शन के लिए मुझे चुना। तब तक वह मैच्योर हो गई थी, मेरे घर भी आने जाने लगी थी। मेरी बेटी उससे 4 साल ही छोटी होगी। उससे उसकी अच्छी जमती। अब वह घर के समारोह इत्यादि में भी उत्साह से हिस्सा लेती। अब उसका बौद्धिक स्तर इतना अच्छा हो गया था कि मुझे स्वयं साहित्य को लेकर उससे घंटों चर्चा करना अच्छा लगता। वह मेरे साथ सेमिनार्स में पेपर पढ़ती, स्वयं आलोचनात्मक लेख लिखती। उसने एक नाट्य संस्था से भी स्वयं को जोड़ लिया था। उसकी एक एकांकी एक सम्माननीय पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुई। तब उसने स्टेज से सीधे उतरकर मेरे पैर छुए। कहीं भी कुछ भी गलत नहीं था। कम से कम मुझे कहीं गलत नहीं लगता था। हाँ, कभी कभी लगता कि शाश्वती की इतनी अतिरिक्त श्रद्धा कहीं मैं स्वयं को गलत सिद्ध कर देता। ऐसा कैसे सोच सकती है वह? एक दिन मेरी आशंका को मुंह चिढ़ाता एक पन्ना उसके थीसिस के पेपर में से गिरा, एक रोमानी कविता। मैं मुस्कुराया कि शाश्वती को किसी से जुड़ा हो गया है, पर उसकी आंखों के भाव तो उस कविता का जवाब मुझसे ही मांगने लगे थे। मैं उपेक्षित करने के सिवाय क्या करता? मुख से कम बोलने वाली वह लड़की मेरी सब्र का इम्तिहान ले रही थी। हर बार सोचता अब समझाऊंगा इसे। वह समय ही नहीं आया। उसकी पीएचडी खत्म होने से पहले ही उसकी सगाई किसी एनआरआई से हो गई। दिल्ली में सगाई होने के बाद लौटते ही वह मुझसे मिली। सप्ताहांत था, दोपहर थी, सो मैं अपने घर की लाइब्रेरी में था। आकर गुपचुप मेरे सामने इजी चेयर पर बैठकर खिड़की के पर्दे से खेलती रही। मैंने चश्मा सरकाकर पूछा, बात पक्की हो गई? सगाई भी हो गई, कहकर उसने अपनी सुघड़ उंगलियों में हीरे की अंगूठी चमका दी। कैसा है लड़का? जैसे लड़के होते हैं। शादी कब है? आप आप वाइवा करवा दें तो अगले ही महीने। तो उसमें क्या मुश्किल है? कल ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कर लेता हूँ। वह सुबकने लगी। पापा की तरह आपको भी जल्दी है ना कि बस पीछा छूटे? अरे शाश्वती, कल पापा आएंगे, आप उनकी बात नहीं मानेंगे। वाइवा जल्दी नहीं चाहिए सर मुझे। अगर आप मान गए तो मैं भी आपको लास्ट चैप्टर दूंगी ही नहीं जब थीसिस ही सबमिट नहीं होगी तो। ये बेइजाजत किस लिए? पापा का ध्यान कौन रखेगा? भाई तो खुद अपना ध्यान रख ले, वही बहुत है। पर शादी तो करनी ही होगी ना। सर, इस बात पर हमने उषा प्रियमवदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका पर पहले भी खूब बहस की है। अब नहीं, इस वक्त तो नहीं। हाँ, क्योंकि यह जिंदगी है, उपन्यास नहीं। ठीक है, पर मैं इसे अगले साल तक टालना चाहती हूँ। शादी रुक नहीं सकी। थीसिस सबमिशन, वाइवा सब समय पर हो गया। वाइवा वाले दिन वह मिली, मुखर सवालों के साथ। सर, अब तो मैं जा रही हूँ, पता नहीं आपसे मिलना हो न हो। पापा रिटायर होकर दिल्ली चले जाएंगे तो मेरा इस शहर से कोई संबंध नहीं रहेगा। मेरी ब्लेसिंग्स तो है। हाँ। सर, मेरे लगाव को आपने हमेशा नकारा क्यों? शाश्वती, तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट रही हो। नहीं सर, थीसिस के हर चैप्टर के साथ लगी मेरी कविताओं का क्या किया आपने? सहेज लिया। कोई प्रतिक्रिया किए बगैर? आवश्यकता नहीं थी शाश्वती। तुम्हारी उस जीवंत आत्मीयता को जीवन की शुष्कता में एक ओएसिस बनाकर संभाल कर रखे हूं। जब तब पढ़कर आनंदित होता रहता हूं। स्वार्थ है यह तो। मुझे वंचित रखा आपने उस आनंद से। मुझे लगा कि मैं रिजेक्ट कर दी गई। यह सब प्रश्न व्यर्थ है शाश्वती। हम बहुत आत्मीय रहे हैं। सर, आपकी आत्मीयता और मेरा प्रेम। तुम्हारे प्रेम के लिए शाश्वती में सही पात्र नहीं था।
यह आपको नहीं निश्चित करना था सर। चलो अब नई शुरुआत करो। भाग्य अगर चाहता तो हमें सही समय पर पैदा करता, तुम्हें पहले या मुझे बाद में। मैंने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि रोती शाश्वती हंस पड़ी थी। मैंने स्नेह से सर पर हाथ फेरा तो वह मेरे आलिंगन में आ गई। उसके नन्हे वक्ष के भीतर हृदय उत्तेजना से धड़क रहा था कि उस संक्रमण से मैं ग्रस्त होता उससे पहले ही उसे अलग कर रसोई में पत्नी को चाय के लिए कहने चला गया। उसकी शादी हो गई, वह टोरंटो चली गई। उसके बड़े और विस्तृत पत्र आते रहे सालों साल, आज भी आते हैं, पर अब इंटरनेट के जरिए, जल्दी मगर छोटे छोटे। शाश्वती अब 2 बच्चों की स्नेहिल माँ और अच्छी गृहिणी है, अपने पति की अर्धांगिनी और बेहद संतुष्ट। उसके पत्र पति असीम की प्रशंसा से और बच्चों की बातों और ताजा नए पढ़े उपन्यासों की चर्चा और उसकी साहित्यिक गतिविधियों से भरे होते हैं। उसने वहां एक यूनिवर्सिटी में हिंदी की क्लासेस लेना शुरू कर दिया है, एक साहित्यिक संस्था चलाती है। यहाँ मेरी तरफ भी सब ठीक था। मैं पहले हेड बना, फिर अपनी वरिष्ठता और अच्छी कार्यशैली की वजह से डीन बन गया। कई कृतियां प्रकाशित हुईं, अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार झोली में आ गिरे। देश विदेश गया, कला और संस्कृति का प्रतिनिधि बनकर। शाश्वती को लिखना मेरी दिनचर्या में शुमार था। मैं लिखता। अब विश्वविद्यालयों में अच्छा माहौल नहीं रह गया है। राजनीति की जड़ें, जातिवाद की विषबेल छात्रों के मासूम दिलों तक फैल गई हैं। सार्थक माहौल न होने के कारण लेखन पर असर पड़ने लगा है। एक विचित्र बात यह भी देख रहा हूं कि लेखक मित्रों के स्वभाव और आचरण में अजीब सी तब्दीली आ गई है। अरसे तक न कोई मिलने बात करने की इच्छा, न पत्र व्यवहार। अक्सर मेरे 2-2, 3-3 पत्र अनुत्तरित रह जाते हैं। साहित्यिक संस्थाएं, अकेडमियां चरमराकर गिरने को हैं। पहले जैसी बात बात पर सार्थक गोष्ठियां अब अतीत बन गई हैं। गतिविधियां ठप्प हैं। शिक्षण संस्थाओं में अजीब सी पस्ती का माहौल है। यह अवस्था मुझे चिंता में डालती है। उसका उत्साह भरा पत्र आता कि हमारी संस्था हर वर्ष हिंदी के किसी श्रेष्ठ उपन्यासकार का चयन करेगी। नवोदित कहानीकार, स्त्री लेखन और अप्रवासी हिंदी लेखकों के प्रोत्साहन के लिए भी हम पुरस्कार रखेंगे। क्या आप निर्णायक मंडल में सम्मिलित होंगे? मुझे अब आपकी सही मायनों में सहायता की जरूरत है। मैं उत्साहित था कि चलो, अभी प्रयास और उत्साह की एक कोपल जीवित है, इसे पोषण दूं। मैं उसके प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, उसके सतत संपर्क में रहता। अनायास ही एक दिन पत्नी को शाश्वती की एक पुरानी रोमानी कविता भूले भटके मेरी किसी फाइल में मिल गई। उम्र के 5वें दशक और तीसरे पड़ाव पर उसकी आंखों में जो शंका, क्रोध और पीड़ा देखी, वह मेरे लिए अपरिचित थी। जब जवानी में इतनी लड़कियां आकर मेरे अंडर पीएचडी कर गईं, कभी उसने शक नहीं किया, न कभी मेरे और स्टूडेंट के आसपास कोई चौकीदारी की। एक अनकहे विश्वास और आश्वासन का मूक लेन देन हमारे बीच था। कम पढ़े होने, ग्रामीण परिवेश से होने का एहसास मैंने उसे कभी नहीं दिलाया। बल्कि शुरू में तो मैं उसे सरल उपन्यास पढ़ने को देता, कविताएं पढ़वाता, उसे 10वीं का इम्तिहान देने को भी प्रोत्साहित किया। पर उसका मन घर संभालने, मेरे और बच्चों के लिए बढ़िया स्वेटर बुनने में लगता। मैं आज भी उसके हाथ के बने स्वेटर पहन लेता हूँ, जबकि बच्चों ने कब का पहनना छोड़ दिया है, यह कहकर कि आजकल कौन घर के बने स्वेटर पहनता है। मेरा उसके प्रति प्रेम एकनिष्ठ रहा है। उस बावली ने कभी समझा तक नहीं कि मैं उससे कितना प्रेम करता रहा, कि कभी भी साथ के प्रोफेसर्स की पढ़ी लिखी आधुनिक पत्नियों के बीच न स्वयं कोई हीन भावना पाली, न उसे पालने दी। खूब सबके घर आता जाता रहा उसे लेकर कि कभी उसे यह न लगे कि मुझे कोई ग्रंथि है उसके कम पढ़े होने की। सच कहूं तो मेरी खुद की मिडिल क्लास मानसिकता और खूब बड़े घर परिवार का व्यक्ति होने के नाते मंजुला ही मेरे लिए उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ सहचरी थी। आज उसकी वह अच्छाइयां संदेहग्रस्त हो गई हैं। उस दिन सुबह सुबह लॉन में मेरे सामने टेबल पर उसने वही पन्ना पटक दिया। तुम न होते तो मैं अपने उर्वर मन की था कैसे पाती, शाश्वती। मैं चौंक गया। अपने सारे उसकी कविताओं के ओएसिस तो मैंने ऑफिस की सेफ में रखे थे, यह एक टूटे मोरपंख सा यहाँ कैसे छूट गया? कितने सालों से यह सब चला रहे थे आप? मेरे आंख पे गृहस्थी की पट्टी बांध मेरे भरोसे का यही फल दिया आपने? फिर उसने कुछ सुना ही नहीं। मैं कम पढ़ी हूं ना,
रोने लगी। बस यही आहत कर गया मुझे। मेरे सारे आश्वासन, प्रयास अपर्याप्त साबित हुए। अब भी आप उसके चक्करों में हो, जानती हूँ। बुला लो रोहिणी और दामाद को, कौस्तुभ और बहू को। मैं अब आपसे उनके सामने ही बात करूंगी। बच्चों के बीच अदालत लगना और इस निजी प्रसंग का उठाना मुझे तोड़ रहा है। और यह समय मैं एक अंदर तक कचोटती बेचैनी के साथ बिता रहा हूं। उनकी आंखों के वे आशंकाओं के प्रश्न, वह भी उम्र के इस तीसरे पड़ाव पर। कितनी अजीब बात है कि जब मैं शाश्वती के साथ अपनी और उसकी रचनात्मकता के प्रति थोड़ा संजीदा हुआ, कुछ अच्छा काम करने के आसार बनने लगे और एक सच्चे मित्र और आत्मीय के रूप में जब संवाद कायम रखने और एक दूसरे को सहयोग देने की आवश्यकता हुई, तो हालात मुंह फेर कर खड़े हो गए। पर मैं पत्नी का मन नहीं दुखाना चाहता, वह भी इस उम्र में। आज सुबह की डाक से आया मेरे पास शाश्वती का निमंत्रण रखा है, पुरस्कार समारोह का। वीजा टिकट के लिए वह जोड़ तोड़ कर रही है। मैं नहीं जानता कि मैं जाऊंगा कि नहीं, पर अपने जीने की ऊर्जा को शाश्वती के संवादों पत्रों के जरिए बनाए रखूंगा। यह तो तय रहा। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी शाश्वती।